हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में से एक होता है क्रॉन्स डिजीज़, दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। आज मैं आपको बताने जा रही हूं क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में। क्रॉन्स डिजीज़ जो होता है वो बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है इंटेस्टाइन्स की, उसको कहा जाता है। जो क्रॉन्स डिसीज होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं भी। मतलब जो हमारा पाचन तंत्र है, जैसे हमारा हम लोग खाना खाते हैं, खाना मुंह से होते हुए खाने वाली पाइप में जाता है ओसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में जाता है पेट में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मल द्वार में जाता है और फिर जो है एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। ठीक है, मतलब मुंह से लेकर एनस तक पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में, पूरे पाचन तंत्र में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है क्रॉन्स डिजीज में। ठीक है, बट बेसिकली ज़्यादातर केसेस में ये शुरू होती है छोटी आंत का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, उसमें से मतलब कि इलियम, टर्मिनल इलियम से शुरू होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसका काम होता है डाइजेशन का, पाचन का और एब्जॉर्प्शन का। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जो एब्जॉर्ब होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जो ब्लड में जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। कुछ भी हमने खाया पिया जो वो पाचन हो गया, पाचन के बाद जो भी उसमें पोषक तत्व थे वो ब्लड में चले जाते हैं, खून में चले जाते हैं, छोटी आंत में। ठीक है, और जो भी डाइजेस्ट होने के बाद जो बच जाता है वेस्ट अप्रॉक्स 5%, वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जो छोटी आंत का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है जहाँ पर बड़ी आंत जुड़ती है, मतलब छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत की जो शुरुआत होती है वो इसी पोर्शन से होती है, इलियम से। ठीक है, जैसे छोटी आंत होती है उसका पहला पोर्शन ड्यूडेनम होता है, बीच का पोर्शन जीजेनम, फिर अगला जो होता है इलियम होता है। पहले पोर्शन जो है वो पेट के साथ अटैच होता है, पेट में जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो छोटी आंत के पहले हिस्से में ड्यूडेनम में एंटर करता है। उसके बाद फिर जो है जीजेनम में, और फिर जो है इलियम में। इलियम जो है बड़ी आंत से जुड़ा होता है और फिर उसके बाद जो खाना है बड़ी आंत में चला जाता है। तो ये जो छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा है इलियम, ये यहाँ से शुरू होता है। ये जो इलियम होता है ये होता है राइट साइड। जो हमारा पेट, जो नाभि होता है, नाभि जो अम्बलाइकस होती है, नेवल होता है, उसके राइट साइड पर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पोर्शन होता है। तो जब क्रॉन्स डिसीज की शुरुआत होती है तो बेसिकली वो राइट साइड पर पेट में जो है दर्द उठता है, क्रैम्प्स उठते हैं, तो उससे जो है बेसिकली स्टार्टिंग होती है पेट दर्द से ही, वो भी राइट साइड पर। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पेट में दर्द होता है वो नाभिक के मतलब लेफ्ट साइड्स में अगर पेन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और क्रॉन्स में जो होता है वो राइट साइड पर होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे शुरुआत हो गई, सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई इंटेस्टाइन में। ठीक है, छोटी आंत वाले पोर्शन में। अब ये यहाँ से बड़ी आंत में भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब आगे को बड़ी आंत में बढ़ सकता है, स्प्रेड जो हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, या फिर छोटी आंत में भी इंक्रीज हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी में तो जो है कि ये टर्मिनल इलियम जो छोटी आंत का आखिरी हिस्सा है वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके वो बड़ी आंत में भी जो है फैल जाता है, या किसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा बाकी भी हो सकता है खाने वाली पाइप में, पेट में, एनल रीजन में, और या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाहर जो बाकी बॉडी पार्ट्स है उस पर भी प्रॉब्लम्स आती है, बट वो बहुत रेयर होती है, कम चांसेस होते हैं। पर ज़्यादा जो है इंटेस्टाइन्स ही इन्वॉल्व होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हुई, सूजन हुई छोटी आंत में, तो ये लगातार नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि सूजन जो है लगातार ही होती जा रही है स्प्रेड, या राइट या लेफ्ट। मतलब या तो बड़ी आंत में लगातार नहीं होती, ना ही छोटी आंत में लगातार होती है। जैसे छोटा सा एरिया है उसमें सूजन आ गई, आपको पता है कि जैसे छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो 5 से 6 मीटर लंबी पाइप है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लंबी पाइप है। लेकिन उसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो साइज में तो, लेंथ में तो लंबी होती है, लेकिन जो डायमीटर होता है, अंदर से जो ओपनिंग होती है, वो डायमीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटी होती है, लेकिन जो अंदर से ओपनिंग होती है, जो डायमीटर होता है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा एरिया में सूजन हो जाएगी, मान लो कि आधा मीटर में हो गया या 1/4 मीटर में, जितना भी कुछ एरिया में मतलब सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन।
उसके बाद कुछ एरिया जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर थोड़ा सा एरिया होता है, फिर वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, उसमें सूजन होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि लगातार स्वेलिंग होती है, थोड़े थोड़े एरिया में होती है, थोड़ा सा बीच में जो है नॉर्मल एरिया होता है। अब इसमें क्या है कि जो लक्षण होते हैं, जो क्रॉन्स डिजीज के लक्षण होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में सूजन है। अब मान लो कि अगर छोटी आंत में सूजन है, ठीक है, छोटी आंत का काम होता है कि खाने को डाइजेस्ट, खाना पाचन हो गया है ना पूरा, उसके बाद 5% ही खाना जो है बड़ी आंत में जाता है। लेकिन अब छोटी आंत में सूजन है तो छोटी आंत में क्या है, खाना जितना डाइजेस्ट होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, उतना नहीं होगा। मतलब ना तो पूरा खाना पाचन होगा, ना ही पाचन के बाद जो ब्लड में जाता है ना ही वो उतना जाएगा। तो जो वेस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे नॉर्मली बड़ी आंत में अगर 5% वेस्ट है तो वो 10%, 15%, 20% होगा, अगर डिपेंड करता है छोटी आंत में कितनी सूजन है। तो स्टूल की क्वांटिटी, मल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी और वाटरी होगा, क्योंकि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वाटरी स्टूल होगा, ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा स्टूल का और वाटरी होगा। लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह आपकी जो सूजन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में है, क्योंकि अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो नॉर्मल सी बात है कि खाना पूरा डाइजेस्ट होगा, पूरा एब्जॉर्ब होगा, सिर्फ 5% ही लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। तो आपका जो स्टूल है इसलिए जो है लार्ज इंटेस्टाइन में कम होगा, और कम मतलब वॉल्यूम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कम होगा। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि बार बार ऐसा लगेगा मोशन जाना पड़ेगा, लेकिन जो है मोशन जो है कम आता है, मतलब बार बार अर्ज होती है जाने की, लेकिन जब भी पास आउट करने के लिए जाते हैं तो क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट को स्टोर करती है, तो वॉल से इरिटेट होते हैं, तो बार बार ऐसा लगता है जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि सिम्टम जो है डिपेंड करते हैं, जिसको जितनी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से सिम्टम जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। क्रॉन्स डिजीज में इन्फ्लामेशन होगी, मतलब अंदर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कट पड़ गया, ब्रीच हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन में टीयर हो गया, ठीक है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगी। लेकिन जो क्रॉन्स डिसीज है उसमें जो है इन्फ्लेमेशन और जो ये कट है ये डीप होता है, मतलब जो अल्सर्स बन जाते हैं वो डीप, मतलब इंटेस्टाइन्स के जैसे 4 लेयर्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा एरिया इन्वॉल्व होता है, फिर थोड़ा सा एरिया ठीक होता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है जो अल्सर्स होते हैं वो सुपरफिशियली कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड नहीं करते, जैसा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। इसमें जो अल्सर्स है वो डीपली स्प्रेड करते हैं, पहली लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसीलिए जो क्रॉन्स डिसीज है उसमें जो फिशर्स होते हैं, जैसे कट पड़ जाता है, अल्सर्स होते हैं, डीप कट, ठीक है, या फिर फिस्टुला होता है, जैसे एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में। तो इसमें भी फिस्टुलास बनने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चारों लेयर्स में जब अल्सर्स क्रॉस हो गए तो एक होल बन जाता है ना, एक एबनॉर्मल होल बन गया। अब वो डिपेंड करता है कि जो उसकी ओपनिंग है वो कहाँ तक स्प्रेड हुई, स्किन में भी हो सकती है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होती है ना। तो एक इंटेस्टाइन से दूसरी इंटेस्टाइन में भी हो सकता है कि फिस्टुला जो है एक इंटेस्टाइन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बन गई। वो डिपेंड करता है कि फिस्टुला में ओपनिंग कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक बनी है। तो इसलिए इसमें जो है फिस्टुलास के और फिशर के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये डीपली सारी लेयर्स को अफेक्ट करता है, पहली लेयर से लेकर अंदर तक डीप जाते जाते पूरी लेयर्स को क्रॉस कर देता है। और इसीलिए जो एनल कनाल है, जो एनस रीजन है, उसमें भी जो है क्रॉन्स डिसीज में फिस्टुला और फिशर होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। मोस्टली जो है क्रॉन्स डिसीज में ऐसा होता है कि एनल कनाल में, मलद्वार में फिशर्स भी हो सकते हैं, फिस्टुलास भी हो सकते हैं, एब्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो रेक्टम होता है, मलाशय होता है, मलद्वार होता है, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है। लेकिन उसमें जो एनल कनाल होता है, एनस होता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता, बट वो क्रॉन्स डिजीज में इन्वॉल्व होता है। लक्षण जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, डिपेंड करते हैं कि कितने एरिया में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि पेट में दर्द है, जो पेट में दर्द है वो राइट साइड पर, मतलब नाभि के राइट साइड पर जो है एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स टाइप, जैसे किसी ने मरोड़ दिया, जैसे मांसपेशियाँ को खिंच जाती है ना, जकड़ जाती है, किसी ने टाइटली मतलब खींच दी हो, उस तरह का दर्द जो है होता है। और जो
इसमें जो डायरिया वो मैंने बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगी तो डायरिया होगा, लूज मोशंस होंगे, बट उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वाटरी होगा एज़ कम्पेयर टू अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में है तो स्टूल्स बार बार आएंगे बट क्वांटिटी जो है कम होगी, बट इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसमें क्योंकि पेट में सूजन है, पेट में इन्फ्लामेशन है, अल्सर्स है, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी डिस्कम्फर्ट की वजह से, उसकी इरिटेशन की वजह से पेट मतलब ऐसे जैसे फ्लोटिंग हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाता है, गैस बनेगी, फ्लैचुलेंस होगा। और दूसरी बात है कि ब्लीडिंग होगी, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो माल एब्सॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इन्वॉल्व होती है तो माल एब्सॉर्प्शन के सिम्टम्स जो है आते हैं। माल एब्जॉर्प्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसका काम होता है डाइजेशन का, ठीक है, मतलब खाने को पाचन, डाइजेस्ट करने का, पाचन करने का। और दूसरा काम होता है कि जो खाना डाइजेस्ट हो गया, पाचन हो गया, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको शरीर में लगाने का काम, वो न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व जो है वो ब्लड में चले जाते हैं, फिर ब्लड जो है लीवर में चला जाता है, ठीक है। और लीवर जो है हमारी बॉडी का स्टोर हाउस होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो लीवर जो है वहाँ से स्टोर कर लेता है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो बॉडी को दे देता है। तो इसी माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है बाकी सिम्टम्स आते हैं, जैसे एनीमिया, ब्लीडिंग की वजह से भी होता है और माल न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है। थकावट होती है, वजन कम होता है, वजन कम होने के कारण एक तो माल एब्जॉर्प्शन है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुए। दूसरा जो क्रॉन्स डिजीज में जब ये प्रॉब्लम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो ये खाना खाने से इंक्रीज होती है ज़्यादातर। तो पेशेंट जो है खाना कम खाता है, क्योंकि अगर वो कम खाना खाएगा तो उसको रिलीफ फील होता है। ऐसा इसलिए भी होता है जैसे अगर हमें कोई चोट लगी हो और उसके ऊपर अगर हम कोई कोई चीज़ रगड़ देते हैं या उस पे प्रेशर देते हैं तो वहाँ पे इरिटेशन ज़्यादा होती है, पेन फील होता है, बर्निंग फील होती है। सेम यही चीज़ जो है इंटेस्टाइन्स में होती है। जब इंटेस्टाइन में अंदर सूजन होती है, जख्म बने हुए हैं, और जब खाना खाते हैं, खाना वहाँ के ऊपर फ्रिक्शन होती है फूड की, डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन जो भी होता है, मतलब वो उसकी वजह से पेन ज़्यादा क्रिएट होता है, बर्निंग ज़्यादा क्रिएट होती है। तो इसीलिए कॉमन है कि खाना खाने के बाद जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और जितना खाना कम खाते हैं उतना जो है रिलीफ फील होता है। तो पेशेंट जो है, जो भी पर्सन है जिसको क्रॉन्स डिसीज़ है, तो वो खाना कम खाता है, वो भी कारण है कि इसमें जो है वेट कम होता है। बाकी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग क्योंकि ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो अल्सर्स होंगे तो नीचे तक जाते हैं, तो ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, तो रप्चर होती है, तो ब्लीडिंग होती है। बट ये है कि जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो बड़ी आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, मलद्वार, सॉरी मलाशय, तो वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर जो है स्टूल जो है, फीसिस जो वेस्ट है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ब्लड है वो बिल्कुल फ्रेश ब्लड होता है, स्टूल पास करते टाइम जो है इमीडिएटली फ्रेश ब्लड जो है दिखता है। लेकिन क्रॉस डिसीज में जो ब्लीडिंग हुई है वो ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई है, तो अभी वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को क्रॉस करेगी तब जाके वो स्टूल में प्रेजेंट होगी, तो उसमें जो एकदम से फ्रेश ब्लड नज़र नहीं आता, जैसा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। बाकी जैसे मैंने इसमें बताया कि क्रॉन्स डिजीज में पूरा जीआईटी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, तो अगर मान लीजिए खाने वाली पाइप में दिक्कत है, मतलब क्रॉन्स डिजीज की वजह से ईसोफेगस अफेक्ट हुई है, तो फिर डिस्फेजिया होगा, निगलने में दिक्कत होगी, दर्द होगा, वॉमिटिंग, नोजिया भी हो सकता है। अगर पेट इन्वॉल्व है तो पेट में जो है ऊपर वाले पेट वाले हिस्से में दर्द होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। बाकी इसके अलावा जो है जीआईटी ट्रैक्ट के अलावा बॉडी के बाकी पार्ट्स भी अफेक्टेड होते हैं क्रॉन्स डिजीज में, तो उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं, आइज है, स्किन है, बोन्स है, लीवर है, तो फिर वो डिपेंड करता है। बट मेनली जो है ज़्यादातर जो है इंटेस्टाइन से जीआईटी ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। क्रॉन्स डिसीज में फीवर होता है, क्योंकि हमेशा जो प्रॉब्लम होती है वो इन्फेक्शन के बाद ही स्टार्ट होती है। पहले जो है फीकल कंटेमिनेशन होता है, मतलब बैक्टीरिया जो है, मतलब कोई बाहरी बैक्टीरिया आकर जीआईटी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उसके बाद ही जो है क्रॉन्स डिसीज की शुरुआत होती है। तो फीवर इसमें इसलिए होता है इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि हमेशा गैस्ट्रोएंटराइटिस प्रेजेंट होता है क्रॉन्स डिसीज होने से पहले। तो ये हो तो किसी भी एज में सकता है, 15 से 30 साल या 50 से 70, वैसे किसी भी एज में हो सकता है। अब इसका मेन बेसिक जो कारण होता है क्रॉन्स डिसीज होने का, वो क्या होता है? देखो, एक तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, तो नेचुरल सी बात है कि जेनेटिक्स का तो लेना देना है ही इस डिसीज में, क्योंकि जिन फैमिली हिस्ट्री में इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज प्रेजेंट होता है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स है उसमें जो है
क्रॉन्स डिसीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, बट ऐसा नहीं कि अगर 100 केसेस क्रॉन्स डिसीज़ के हैं तो सारे ही ऑटो इम्यून डिसीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में ऑटो इम्यून होता है, कुछ केसेस में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है कम होती है, मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, उन लोगों में भी क्रॉन्स डिसीज़ होता है। ऐसा नहीं कि सबको ऑटो इम्यून ही है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, डाइट है, स्मोकिंग है, जैसे कि जिनको स्मोकिंग होती है उनमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रॉन्स डिसीज़ के, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा नहीं होता है। फैटी फूड्स हैं, या जैसे बचपन में हाइजीन है कि कोई जो है बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाली एरिया में रहता है, हाइजीनिक एरियाज़ में रहता है, तो जो है इन्फेक्शन हुआ ही नहीं बचपन में कभी, तो आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर से डेवलप हुई नहीं, इसलिए इसमें जो है हाँ इम्यून सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो जेनेटिक ही हो, मतलब जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं और इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होना, दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों ही कारण इसमें क्रॉन्स डिसीज़ में हो सकते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस में कि हमारा जो ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, इसका जो ट्रैक्ट होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है रहते हैं, नॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 80 to 85% वो वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, सॉरी फ़ायदेमंद है, मतलब 85% वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं, 15% वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं, मतलब हमें हार्म कर सकते हैं वो। बट दोनों का ही बैलेंस होना ज़रूरी है, जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं और जो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ही होना ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन करेगी। जब भी कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो ये जो माइक्रोबायोटा है, गट फ्लोरा है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये जो है सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, जो बड़ी आंत की जो ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन जो लेयर होती है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो उसको क्रॉस कर लेते हैं, तो जैसे ही वो सेल्स की लेयर क्रॉस करते हैं तो नीचे जो है हमारे इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इम्यून सेल्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये होता है कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहरी बैक्टीरिया मतलब आकर बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा तो उसके बाद ही अल्सरेटिव कोलाइटिस शुरू होगा। बट क्रॉन्स डिसीज़ में हमेशा यही होता है कि कोई बाहरी पैथोजन, कोई बाहरी ही एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल गट फ्लोरा होता है, जो नॉर्मल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उसमें इम्बैलेंस होता है, वो सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स को, और इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो है टेंशन ले रहा है आपकी बॉडी की, लेकिन वो उसको डिस्ट्रॉय करने की जगह आपकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं ना कि ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से हम जो है सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते, प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो जो सॉल्यूशन है उसको हम भूल जाते हैं, जबकि हमें सॉल्यूशन मिलता ही नहीं। तो यही चीज़ बॉडी करती है, बॉडी जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, तो वो सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करती, उल्टा अपनी ही बॉडी को डैमेज करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, कि बैक्टीरिया अगर आपके इंटेस्टाइन्स के सेल्स में एंटर कर गया तो आपकी इम्यूनिटी इतनी नहीं है कि वो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर पाए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट किए जा रहे हैं, इन्फेक्शन किए जा रहे हैं। मतलब सारे क्रॉन्स डिजीज में ऐसा नहीं कि ऑटो इम्यून है, बॉडी की एंटीबॉडीज है वही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। कुछ में ऑटो इम्यून होता है, कुछ में इम्यून सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है, और कुछ में जो है बॉडी की इम्यूनिटी ही वीक होती है। माइक्रोबायोटा जो प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, वही जो है ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उसके जो सेल्स होते हैं टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और जो उनके जंक्शंस होते हैं वो भी टाइट होते हैं एक दूसरे से, मतलब सेल्स जो है क्लोजली जो टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसमें म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो नेचुरल सी बात है कि ये सेल्स भी जो हमारे इंटेस्टाइन्स के सेल्स होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती है, जो आंत होती है, उसके सेल्स में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो सेल्स क्या करते हैं कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना जो फूड है वो इंटेस्टाइन में एंटर करता है, या फूड के साथ कोई बैक्टीरिया जो है जो बाहरी बैक्टीरिया है वो एंटर करता है, या
हमारी बॉडी को, इंटेस्टाइन के उन सेल्स को लगता है कि अगर कोई बाहरी बैक्टीरिया आ रहा है तो ये नॉर्मल माइक्रोबायोटा जो गट फ्लोरा है उसमें इम्बैलेंस कर देगा। तो ये कुछ माइक्रोबायल पेप्टाइड्स रिलीज करता है, मतलब जिससे कि जो बाहरी बैक्टीरिया है या जो फूड में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कोई पैथोजन प्रेजेंट है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब उसको बैलेंस बनाने का काम जो है ये सेल्स करते हैं। जैसे कोई बाहरी बैक्टीरिया है, चाहे वो खाने में प्रेजेंट है, या कोई ऐसा बैक्टीरिया जो इस नॉर्मल माइक्रोबायोटा को चेंज कर सकता है, कोई डिस्टर्बेंस कर सकता है, तो वैसे केमिकल रिलीज करता है ताकि वो बाहरी पैथोजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और नॉर्मल जो माइक्रोबायोटा का फ्लोरा है वो बना रहे। और इसमें एक सेल्स, अब ये तो हो गया कि बाय बर्थ सेल्स होते हैं जो म्यूकस बनाना ही है, और जो सेल्स है माइक्रोबायल पेप्टाइड्स वो भी जो सिक्रीट करना है ये भी बाय बर्थ ही होते हैं। इसके अलावा हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर आपने देखा हो कई बार आपने टेस्ट करवाते हो तो डॉक्टर बोलता है लिम्फेडिनोपैथी है या लिम्फ नोड्स एनलार्ज है। लिम्फ नोड्स में बेसिकली क्या होता है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इम्यून सेल्स की अगर हम यूँ कह लो कि फैक्ट्री जो है वो लिम्फ नोड्स है, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड्स भी जो होते हैं खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्पेशली प्रेजेंट होते हैं, जिसको पियर्स पैचेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इनका काम क्या है कि अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी पैथोजन है, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, तो ये सेल्स क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है वहाँ से बैक्टीरिया को पकड़ के नीचे जो इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको दे देते हैं। ऊपर हमारी सिंगल लेयर होती है सेल्स की, उसके नीचे जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो इसमें बहुत सारे इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बाय बर्थ टिश्यूज में प्रेजेंट ही होते हैं। तो ये सेल्स जो है एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये वहाँ से पैथोजन को, एंटीजन को पकड़ते हैं और नीचे जो है इम्यून सेल्स को दे देते हैं कि देखो ये एंटर हो गया, इसको अब डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। अब ये जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो नीचे लेयर में, ये जो है आगे एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स को, ठीक है। टी सेल्स नॉर्मली हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, इम्यून सेल से ही रिलेटेड होते हैं। ये एक फैक्टर रिलीज करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। ये मैंने आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में बताया था कि जिन पेशेंट्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें ये फैक्टर जो है इंक्रीज होता है। तो ऐसा क्रॉन्स डिजीज में भी होता है कि ये फैक्टर जब इंक्रीज होता है, जो टी सेल्स है वो ये फैक्टर ज़्यादा रिलीज करते हैं, तो उसका पहला इफेक्ट तो ये आता है कि नेचुरल सी बात है कि जो सेल्स हैं हमारे इंटेस्टाइन के वो हर तीसरे पाँचवें दिन नए सेल्स बन जाते हैं, पुराने सेल्स जो है वो झड़ जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं और नए सेल्स बनाते हैं नॉर्मल इंटेस्टाइन। बट ये जो है उन सेल्स को, मतलब कि जो सेल्स रेगुलर टाइम पे बनते हैं, जो वो कैप टाइट जंक्शन जो मेंटेन थे वो नहीं होने देता ये वाला फैक्टर, ठीक है। दूसरा क्या करता है, जो मैंने बताया कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो एंटी माइक्रोबायल पेप्टाइड्स रिलीज करते हैं, जो हमारी जैसे ही फूड एंटर करता है, बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो वो केमिकल बनाता है और बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये जो है उन सेल्स को डेड कर देते हैं, मतलब उन सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं केमिकल। जब सेल्स ही मर जाएंगे तो कोई भी फूड या भारी बैक्टीरिया आएगा तो वो बैलेंस बनेगा नहीं, तो इम्बैलेंस हो जाता है। तीसरा, जैसे जो म्यूकस सिक्रीट करता है सेल्स, वो वाले सेल्स को भी जो है मतलब कि म्यूकस कम सिक्रीट करने देता है उनको, मतलब प्रॉपरली जितना म्यूकस सिक्रीट होना चाहिए उतना वो सेल्स नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये जो सेल है, जो लिम्फ नोड से, मैंने कहा कि लिम्फ नोड से रिलेटेड सेल होता है जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको पकड़ लेता है और नीचे इम्यून सेल्स को दे देता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। ये तो रहा नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी तो होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा पावर वाले होते हैं, जो एम सेल चाहे या ना चाहे वो बैक्टीरिया इस सेल से अंदर वाली लेयर में चला ही जाता है। जैसे इकोलाई है, इकोलाई का अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल से जाता है ना, क्योंकि नॉर्मली इकोलाई प्रेजेंट होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होता है, वो इन सेल्स को, मतलब एम सेल्स को, जो ये सेल्स होते हैं लिम्फ नोड से रिलेटेड, जो एंटीजन या पैथोजन को पकड़ के नीचे वाली लेयर तक ले जाता है, तो ज़बरदस्ती बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है। अगर वो घुस तो गया, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट होगा ही, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो करेगा ही। तो यही चीज़ होती है कि इस तरह का भी कोई बैक्टीरिया ज़बरदस्ती अंदर जाता है, इम्यूनिटी को स्टार्ट कर देता है, और एक बार इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई तो ये टी सेल्स जो है TNF फैक्टर रिलीज करता है, जो वो इम्यून सिस्टम को और फास्ट करता है, इम्यून सिस्टम को सिग्नल देता है कि तू और ज़्यादा जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर। अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी तो ज़्यादा सेल्स डैमेज होते हैं बॉडी के, क्योंकि अगर कहीं पर चोट लगी है, अगर वो हील हो गया, मान लो इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, उसकी हीलिंग हो गई, रिपेयर हो गया, तो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है।
बट इसमें इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा, क्योंकि जो केमिकल्स रिलीज़ करना है वो ज़्यादा करता है सेल रिलीज़, जिसकी वजह से जो है ये क्रॉन्स डिजीज़ जो है लंबे समय तक बना रहता है। TNF जो फैक्टर होता है वो मायोफिब्रिल्स की डिस्ट्रक्शन भी करवाता है, जो मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं जो हीलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये उनकी भी डिस्ट्रक्शन करवा देता है, मतलब उसको भी जो है सिंथेसिस नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो अल्सर्स है वो डीपली जो लेयर तक जो है स्प्रेड होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें मेन जो रहता है वो स्ट्रिक्चर्स स्टेनोसिस, क्योंकि अल्सर्स डीप होते हैं, वाइड भी होते हैं, तो उसको क्या है, जितने सेल्स बॉडी डैमेज हो रहे हैं उतने नए सेल्स नहीं बनते, तो बीच में गैप बन जाता है। गैप को फिल करने के लिए हमारी बॉडी जो है फाइबर्स जो है ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठा कर देती है, जिसकी वजह से स्कार्स बन जाते हैं, खिंच जाते हैं। स्ट्रक्चर मतलब ओपनिंग जो टाइट हो गई है, फाइबर्स ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, तो स्टिनोसिस हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। मतलब जो इंटेस्टाइन्स में से जो फूड पास आउट हो रहा है, पहले जो डायमीटर ज़्यादा था वो इजीली पास हो रहा था, अब स्ट्रक्चर की वजह से, टाइटनेस होने की वजह से ओपनिंग छोटी हो गई है, तो जब कॉन्टेक्ट जो फूड कंटेंट है उसमें प्रेजेंट है, जब वो वहाँ से पास आउट होगा तो फिर पेन क्रिएट होगी। और इसमें मैंने आपको बताया है कि सारी जो लेयर्स है वो इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से फिस्टुला के चांसेस होते हैं, फिशर के चांसेस होते हैं, एप्सेस मतलब कि पस जो है अंदर इकट्ठी हो जाती है कैविटी के अंदर, तो उसको एप्सेसिस बोला जाता है। तो एप्सेस के जो है चांसेस होते हैं, कैंसर के चांसेस होते हैं, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ESR लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आता है अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CRP लेवल जो है वो इंक्रीज आता है, ब्लड में नेचुरल सी बात है कि एनीमिया है, मतलब खून की कमी हो जाएगी ब्लीडिंग की वजह से भी, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी। अगर लीवर टेस्ट करवाएंगे, LFT है वो जो है डिस्टर्ब आता है। बाकी तो CT स्कैन, MRI, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं। बट इसमें बेसिकली क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो इंक्रीज होते हैं, एंटीबॉडीज़ लेवल भी जो है वो टेस्ट में इंक्रीज आता है। और TNF फैक्टर, जैसे मैं बताया कि अगर TNF फैक्टर को कम कर दिया जाए तो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग भी जो है कम हो जाती है। तो मेरी कोशिश थी क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बताने की। बाकी तो खैर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सब में जो, जैसे मैंने इसमें रीजंस बताए हैं, ऐसा नहीं कि सब में ही ये रीजंस प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री है, उसने फैमिली हिस्ट्री है, या उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो मतलब किस तरह की जो है थिंकिंग रखता है। बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे मान लो कि लार्ज इंटेस्टाइन में, मैंने कहा कि ये टर्मिनल इलियम से शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में भी स्प्रेड हो सकता है, छोटी में भी। अगर मान लो कि बड़ी आंत में स्प्रेड हो गया है ना, कॉलन में, तो फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी तो बड़ी आंत में होता है। पर दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं ना, जैसे जो बड़ी आंत में जो मलाशय होता है, रेक्टम होता है, वहाँ से जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस स्टार्ट होता है, और बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा है वहाँ से होता है। तो जैसे मैं बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेफ्ट साइड पर दर्द होगा, और जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें राइट साइड पे, और वो हमेशा रेक्टम से स्टार्ट होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेकिन क्रॉन्स डिजीज में जो रेक्टम है वो अफेक्टेड नहीं होता है। तो बाकी मैं अभी वीडियो बना दूँगी आपको, आपने देखी होगी वीडियो, मैंने डिफरेंसेस के ऊपर ऑलरेडी बना रखी है, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। माल एब्सॉर्प्शन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, क्या है उसका डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन में रोल, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप बाकी डिटेल देखना चाहें तो। ये थी मेरा आपको थोड़ा सा क्रॉन्स डिसीज के बारे में एक आम भाषा में समझाने की कोशिश। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।